नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और इसके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में आपको जानने समझने की उत्सुकता होगी। और इस वक्त में आज बात करेंगे राम लला की अयोध्या में पहली दीपावली की। कितनी भव्य, कितनी अलौकिक और इस मौके पर कितने कीर्तिमान गढ़े गए। बात होगी अलौकिक दीपावली की। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घोष, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या है इसके मायने, इसको भी समझेंगे और इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे जवानों के साथ हैप्पी दिवाली की। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश भर में दिवाली की धूम। पीएम मोदी ने कच्छ में बीएसएफ जवानों के संग मनाई दीपावली। कहा, हमारे वीर जवानों की अटल इच्छा शक्ति, अथाह शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा देश में शांति और सुरक्षा की गारंटी। केवड़िया में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, हमने संवाद, विश्वास और विकास के जरिए अलगाव की आग को किया शांत। नक्सलवाद भी गिन रहा है अंतिम सांसें। तवांग में एलएसी पर डटे सैनिकों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, पूर्वोत्तर के विकास पर सरकार का विशेष जोर। देश के वल्लभ प्रतिमा का किया उद्घाटन। देश की एकता को बताया अद्भुत। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दीपावली। देश का कोना कोना हुआ जगमग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली पर और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाएंगी 7,000 से अधिक फेरे। और दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। धुंध की चादर में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी। तो सबसे पहले इस वक्त में आज बात करेंगे राम लला की अयोध्या में पहली दीपावली की। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह दीपावली अनुपम है, अलौकिक है, भव्य है। और ऐसा क्यों है, यह भी समझने की जरूरत है। हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ नए कीर्तिमान अयोध्या गढ़ रहा है, किस तरह से विरासत के साथ विकास एक साथ आगे बढ़ रहा है। बात होगी राम लला की अयोध्या में पहली दिवाली की। अयोध्या धाम की भव्य दिवाली को लेकर पूरी जो अयोध्या है वो सजी हुई है और उसकी बात हम लगातार आपसे कर रहे हैं। अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा वाली दीपावली को लेकर पूरे देश में उमंग और उत्साह का माहौल है। जाहिर है इसकी झांकी लोगों ने दीपोत्सव में देखी है। अयोध्या नगरी के दीपोत्सव का यह 8वां संस्करण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 25,12,000 दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम का उसने स्वागत किया है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम की वन से वापसी का नजारा लोगों ने पहली बार अयोध्या में सजीव देखा। लाइटिंग और फ्लैश शो के रंग बिरंगी प्रकाश से सुशोभित अयोध्या अपनी पुरानी स्थिति पाकर मानो इठला रही हो। सदी की इस अविस्मरणीय क्षण को देखने के लिए भारत के साथ पूरी दुनिया में भारतवंशियों में एक गजब की ललक थी। हर पल को लोग अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस साल की दीपावली ऐतिहासिक है क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम लला अपने धाम में विराजमान हुए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दीप जो आपने जलाए हैं ये केवल दीप नहीं है, ये सनातन का विश्वास है। अयोध्या वासियों को आगे आना होगा। अयोध्या जैसी दीपावली मथुरा काशी में भी दिखनी चाहिए। लंबे समय तक उपेक्षित रहने वाली अयोध्या आज अयोध्या धाम का स्वरूप लिया है उसने। सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले यहां बिजली भी नहीं होती थी। आज अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा रहा है। भव्य राम मंदिर के स्वरूप से निकली अयोध्या नगरी में राम पथ की छटा, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसे तीर्थ नगरी का गौरव दिलाया है। सामाजिक आंदोलन से खड़ा हुआ राम मंदिर का मुद्दा आखिरकार मंदिर वहीं बनाएंगे कि पीढ़ियों के संकल्प को आज पूरा किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन्हें 25 लाख दीप प्रज्वलन से दिक्कत है, जिन्हें अयोध्या धाम के वैभव से दिक्कत है, वे शायद गांधी जी के उस आदर्श को नहीं समझ पाएंगे कि अगर हमारे तीर्थ स्थल भव्य नहीं है फिर हमें स्वराज मांगने का भी कोई हक नहीं है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर में मनाई जा रही है दीपावली और उसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि अलौकिक अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद यह पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की यह अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात यह पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणापुंज बने रहेंगे। जय सिया राम। तो संकल्प की सिद्धि के लिए ये जो अयोध्या में जिस तरह से दीपावली बनाई जा रही है ये एक प्रेरणापुंज बना रहेगा। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। छोटी दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। ये डबल इंजन की सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अयोध्या में 2017 से पहले बिजली तक नहीं थी। जिन लोगों ने राम की उपेक्षा की, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वो आपकी विरासत पर सवाल उठा रहे हैं। इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो आपने भव्य दृश्य भी देखे अयोध्या के और किस तरह से विरासत और विकास एक साथ आगे बढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा मौजूद है इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से अयोध्या बदल रही है और क्या है इसके मायने। विनोद जी, सबसे पहले तो ये भी समझना चाहेंगे, 500 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक नया उत्सव है अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इस उत्सव में बहुत सारे संदेश भी छुपे हैं। विनोद जी। निखिल, ये दृश्य जो आपने दिखाया है अभी, ये अलौकिक दृश्य अयोध्या धाम के इस दृश्य को देख के तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि आज भारत अभिभूत हुआ है। ये वही भारत है, ये वही राम है, सबरी के राम, रहमान के राम, कबीर के राम, गांधी जी के रघुपति राघव राजा राम। ये राम, हमारे राम लला इतने दिन तक, बरसों तक एक मंदिर के इंतजार में टेंट में पड़े रहे। कोई न दिवाली, न कोई त्योहार, न कोई उमंग, न उत्साह। ये राम के नगरी में जो आप हम 500 साल के बाद की दिवाली है, ये भारत के वैभव, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के आप कहें तो एक तरह से एक पराभव का, एक तरह से उस वैभव के बाद के मिलने के से उसको लगता है कि आज सीधे वो साकार हुआ है।
आज देश दुनिया में भारतवंशी हों या भारत के लोग हों, वो इस गर्व से इस बात को कहते हैं, अपने साथ अयोध्या नगरी को लगाते हैं, अपने राम की पहचान को सामने में रखते हैं, तो लगता है कि भारत एक बार फिर अपने उस पुराने जो उसका संकल्प था, आदर्श था, उसके संकल्प और आदर्श को पाया है। ये सिर्फ इतना मामूली सी चीज नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं था। ये 500 साल का ये संकल्प और ये संघर्ष, कितनी पीढ़ियां खप गई, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, यातनाएं झेली, और इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ते रहे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस संकल्प को जब आप पूरा होते हुए रामलला विराजमान को भव्य राम मंदिर में देखते हैं, तो लगता है कि सामाजिक जागरण और सामाजिक चेतना का जो ये राम मंदिर था और राम मंदिर का आंदोलन था, उसने सच में भारत को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। लेकिन इस दौरान आपने देखा कि सीएम योगी ने तमाम सारी बातें कही, हालांकि वो थोड़ी सी पॉलिटिकल कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल समीचीन थी और अवसर के उपयुक्त थी, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि 2017 से पहले यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ पर विकास की परियोजनाएं ठप थीं, और अब जिस तरह से पिछले एक वर्ष में कहा जाए या कुछ 1-2 वर्षों में जिस तरह से लगभग 32,000 करोड़ की परियोजनाएं वहाँ साकार हो रही हैं, और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज वो वहाँ झांकने भी नहीं जा रहे हैं। निखिल, ये बात तो कम से कम आप कह सकते हैं कि अफसोस की बात है। जिस सनातन परंपरा और सनातन को लेके गांधी जी गौरव करते थे, गांधी जी 1903 में बनारस आए थे और बनारस की हालत और काशी विश्वनाथ की हालत देख के उन्होंने कहा था कि कम से कम हमें स्वराज मांगने का हक नहीं है। अगर हम अपने तीर्थ स्थलों को, अगर हम अपने जो हमारे जो विरासत है उसको संभालने के लिए, उसके वैभव को लौटाने के काबिल हम नहीं हैं, तो हम किस मुंह से कहें कि हमें स्वराज चाहिए। तो ये चीज जब हम अयोध्या में देखते हैं, भारत की संस्कृति की, भारत की पहचान, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि भारत का इमामे हिंद, तो अगर वो राम है और इस राम की पहचान को मिटाने के लिए अगर ये सारी सियासत होती रही, जिन्हें इस बात की परवाह नहीं रही कि अयोध्या नगरी से पूरे देश की पहचान है, राम से इस देश की पहचान है, वो बात अगर योगी कहते हैं, सीएम योगी बता रहे थे, तो ये हम लोगों ने देखा है निखिल कि अयोध्या में 2017 से पहले सच में बिजली नहीं आती थी। हमारे राम जो टेंट में रामलला बैठे हुए थे वो तो अलग बात है, जो 5 वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी सपा के समय में, उस वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा किसी भी क्षेत्र में बिजली की कोई गारंटी नहीं थी। आज अयोध्या धाम में अगर 31,000 करोड़ रुपए की बात जब वो कह रहे थे, तो उस अयोध्या धाम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो अगर कोई पूरे दुनिया में क्रिश्चियन मिशनरी से लेके और क्रिश्चियन मानने वाले अपने रोम के लिए इठला रहे होंगे, तो अयोध्या सनातन वासियों के लिए, सनातन मताबलम्बियों के लिए, सनातन धर्म और परंपरा संस्कृति को मानने के लिए उससे सुंदर छटा में आज निखर के हमारे सामने में है। वो संघर्ष के साथ वो संकल्प भी है जो अयोध्या धाम में आज इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या धाम में वो खूबसूरत, आप ये देखिए कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। रामपथ की सड़कें से आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी भव्यता को देख के कि सचमुच हम त्रेता युग में लौट आए हैं। ये जो बनाने का संकल्प था, उसको पूरा करने में कौन सा सेकुलरिज्म आ रहा था, जो राम की बात करते हुए आपको लगता था कि हमारा सेकुलरिज्म धोखे में आ गया। इस देश में अगर भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की पहली कॉपी में राम दरबार का वो पूरा चित्र अंकित किया हुआ है, तो उनको राम से क्या दिक्कत है। आज के इस जो हमारे सो कॉल्ड नैरेटिव देने वाले लोग हैं, जिनको राम कहते ही सेकुलरिज्म पे बड़ा धक्का लगता है, आज उस राम की मर्यादा ने कम से कम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात देखें तो अयोध्या के आसपास के लाखों लोगों की जीविका का साधन वो राम मंदिर बनाया है, जिसमें हर दिन कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग वहां अयोध्या आते हैं। जी, निश्चित तौर पर। और शायद उनको इस रामलला के, यहाँ पर रामलला के दर्शन करने में थोड़ी सी सियासत लगती होगी, थोड़ा तुष्टीकरण का जो उनका अपना एजेंडा है वहाँ तक नहीं पहुँचते होंगे। यही सारे कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, इसमें जो राजनीति है वो मजबूरी में, वो शायद दिल से ना चाहते हो लेकिन करना उनकी मजबूरी है, और यही वजह है कि ये साफ तौर पर जो अंतर है वो दिख जाता है। बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप के साथ अगली चर्चा में भी हम जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्घोष की बात करेंगे जो उन्होंने एकता दिवस पर यानी आज कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या है इसके मायने, इस पर भी चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे एकता दिवस पर प्रधानमंत्री के उद्घोष की, जिसमें वो कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यानी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या है इसके मायने? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत में एकता के महत्व को समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। एक ओर हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दीपावली का पावन पर्व भी है। पीएम ने कहा कि आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास विजन भी है, दिशा भी है, संकल्प भी है। एक ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। विपक्ष के द्वारा फेक नैरेटिव फैलाने और भारत को कमजोर करने की कोशिशों पर करारा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने एकता की शक्ति पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति ऐसी है कि एकता की बात करना भी गुनाह हो गया है। अगर आज कोई कह दे कि हम एक हैं तो हम सुरक्षित हैं, तो कुछ लोग इसे भी गलत तरीके से परिभाषित करेंगे। भारत के अंदर और भारत के बाहर ऐसे लोग देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। वे भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। इन लोगों का मकसद भारतीय समाज को कमजोर करना, भारत की एकता को कमजोर करना है। गरीब भारत की राजनीति इन्हें सूट करती है कि यानी भारत की जो गरीबी है, जो गुर्बत है, वो बनी रहे, ऐसी सियासत इनको सूट करती है। ये गंदी राजनीति 5 दशकों से देश को कमजोर करती हुई आ रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि एकता के इस सूत्र को कमजोर नहीं होने देना है, हर झूठ का मुकाबला करना है और एकता के मंत्र को जीना है। एकता के मंत्र को जीना है, यह प्रधानमंत्री का संदेश था। पीएम ने कहा कि आतंकियों के आका को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। पूर्वोत्तर में हमने संवाद, विश्वास और विकास के जरिए अलगाववाद की आग को शांत किया है। भारत आज अपने दृढ़ संकल्पों से अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है। दुनिया में जब उथल पुथल मची हुई है तो भारत का तेज गति से विकास करना सामान्य बात नहीं है। जब दुनिया के अलग अलग देशों में संबंधों का संकट है, तब भारत को विश्व बंधु के रूप में उभरना सामान्य बात नहीं है। पीएम ने जोर देकर कहा कि 70 साल बाद देश में पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ है। जो लोग संविधान करते हैं, उन्हें उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि 2019 तक जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू आखिर क्यों नहीं हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा इस अवसर पर, इसको हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें देश की तरक्की अखर रही है। नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें
देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर झूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष की आलोचना करते हुए दावा किया कि 70 वर्षों तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और संविधान का नाम जपने वालों पर इसका अपमान करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। 70 साल तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता
धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हमारे संपादकीय सलाहकार। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम अगर विनोद जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करें और ये समझना चाहें कि दरअसल एकता की बात, जैसा कि प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे कि हम बचपन से सुनते थे, ये गीत गाते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। अब ये गीत गाने में दिक्कत क्या है, और क्यों जब एकता की बात कुछ होती है तो उसके निहितार्थ, उसके मायने कुछ और निकाले जाते हैं? निखिल, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ साथ एक संयोग भी है कि राष्ट्रीय एकता का जो पर्व है, दिवाली महापर्व, भी आज हम लोग मना रहे हैं। ये भी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जो अंधेरे को भगाने वाला ये दिया जलाते हैं हम, वो भी एक राष्ट्रीय एकता का ही एक सिंबॉलिक है कि हम अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसमें हम एक दिया को एक प्रतीक मानते हैं जी। तो इतने शुभ अवसर पे आज जब पीएम ने एक तरह से जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस के इकोसिस्टम, और उसके साथ साथ ये सारे जो पॉलिटिकल सिस्टम सत्ता के लिए जो लगे हुए होते हैं, उनके सारे नैरेटिव्स को एक तरह से फेल किया है और ये कहें कि आप इनको एक्सपोज किया है कि जब हम कहते हैं कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये एक एकता का तो सबसे मूल मंत्र होना चाहिए। और इसमें कहने से जो उन्हें दिक्कत होने लगती है, उसकी बात मैं इस बात से संदर्भ से लेता हूं कि अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीएम योगी एक मथुरा के एक सभा में जब उन्होंने कही थी ये बात कि बटोगे तो कटोगे, और बटोगे तो कटोगे का उन्होंने संदर्भ दिया था बांग्लादेश में, जिस तरह से वहां कूप के बाद में हिंदुओं के खिलाफ में उत्पीड़न शुरू हुआ, हिंदुओं के घर जलाने जाने लगे, उनके मंदिरों और उनके धार्मिक स्थलों को जलाने जाने लगे, लूट होना शुरू हुआ। तो ये संदर्भ को दिखाते हुए सीएम योगी ने कहा था कि ये हालत जो बन रही है, अगर इस हालत में आप एक नहीं रहोगे तो सेफ भी नहीं रहोगे। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत अभी वहाँ हिंदुओं और खास करके माइनॉरिटी की थी। तो ये एक चेतना की बात है, एक ये कोई भी राष्ट्रीय नेता और ये एक तरह से अपने चीज़ों को सामने में रखते हैं जो देश काल परिस्थिति की बात होती है, लेकिन आपने देखा कि उसको लेके कितना ज़बरदस्त नैरेटिव बना और कितना उसका विरोध में ईडीए पीडीए क्या क्या चीज़ें नहीं सामने में रखी गई थी। लेकिन आज का जो संदर्भ है वो संदर्भ ये है कि भारत का जो वैभवशाली भारत है, जो शक्ति और शांति दोनों के एक साथ में विश्व बंधु का एक गौरव हासिल किया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे, तो वो भारत की पहचान को आप जिस तरह से एक निगेटिव रूप में पूरे दुनिया में फैलाते हैं ये इकोसिस्टम, उससे इस देश को सावधान रहने की जरूरत है। भारत के इस वैभव 5वें नंबर के अभी भारत की इकोनॉमी है। आप भारत के बारे में जिस तरह से गलतफहमी और जिस तरह से निगेटिव सारी खबरें सोशल मीडिया पे ट्रेल करते हैं, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत की संस्थाओं को लेके, भारत की परंपरा को लेके जिस तरह की बात करते हैं, यही सचेत प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे कि इन्हें एक गरीब भारत की राजनीति सूट करती है। जो लोग गरीब रहेंगे तो इनको एक राजनीति में फायदे का एक सबसे बड़ा फार्मूला दिखता है। ठीक है। संदीप त्रिपाठी, आपको लगता है कि जब एकता की बात होती है तो क्या कुछ दूसरे निहितार्थ होती है, या जब एकता दिवस पर एकता की बात हो रही तो दिक्कत क्या है इसमें? निखिल जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत बधाई आपको भी। आज सरदार पटेल जी की जयंती है, आचार्य नरेंद्र देव राय जी की जयंती है और इंदिरा जी की पुण्यतिथि भी जी। और हमारे यहाँ के माननीय रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी जन्मोत्सव है, उनको भी बधाई देते हुए मैं सिर्फ इतनी बात, सबको मैं प्रणाम, सबको अपना जो है बारंबार नमन करते हुए जितनी भी महान विभूतियाँ हैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, लेकिन देखिए बात दो चीजें आप समझिए। सरदार पटेल जी को लेकर पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब किसी परिवार में एक जन्म हो और एक मृत्यु, जन्म पहले का हो और मृत्यु जब बाद में हो जाती है उसी तारीख को, तो वो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में उसको माना जाता है हड़हा। हमारे गांव में बोला जाता है कि हड़हा हो गया है।
तो अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत मानते हैं, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं निखिल जी कि आप कृपया इंदिरा जी के जो है पुण्यतिथि के पहले एक फोटो दिखा दीजिए कि जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आप लोगों ने मनाई, आप लोगों ने कोई कार्यक्रम किया हो, कुछ भी किया हो। अरे तब तक तो आपके सबसे बड़े शत्रु थे, लेकिन अब इंदिरा जी उसी तारीख को खत्म हो गई तो हमारे यहाँ कार्यक्रम मनाया जाना बंद हो गया, इसलिए कि हमारे यहाँ डेथ भी हुई है, हमारे यहाँ उत्सव की भी बात थी, हमारे यहाँ दुख की भी बात थी। उसका फायदा इन जो है ढोंगी लोगों ने लिया, जो पटेल जी की बेचारगी में थोड़ा सा भी जो है 1% उसमें इत्तेफाक नहीं रखते, 1% भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन खूब बड़ी बड़ी मूर्ति। और ये भाई आप तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मानते हो, उनकी मूर्ति लगवा देते, दीनदयाल उपाध्याय जी को लगाते तो पता चलता कि क्या किया है क्या नहीं किया है। आपको वैचारिक पुरुष भी उधार लेना पड़ता है, और आज की डेट है कि आज नेता उधार लेना पड़ रहा है। तो दिक्कत क्या है? अगर आप अपना नेता उनको मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर वो जय जय कर रहे हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एकता दिवस की बात करते हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें तो आपको भी साथ साथ उसमें सुर मिलाना चाहिए। निखिल जी मैं बताता हूँ, बात यह है कि उनकी आड़ लेके आप अपने कुकर्मों को ढकने का प्रयास करते हैं। मैं बताता हूं क्यों और क्या। देखिए अभी बात हो रही है एकता की, मोदी जी ही कह रहे थे इसी लोकसभा चुनाव में कि किसको आपका चला जाएगा मंगलसूत्र, ये एकता की बात है। मुस्लिम समाज पर अभद्र टिप्पणियां एक प्रधानमंत्री कर रहा था, एक आक्षेप लगा रहा था। ये जो मंगलसूत्र वाला है, देखिए ये जो मंगलसूत्र वाला आया था बयान, ये सैम पित्रोदा से था। सैम पित्रोदा की बात आप इसको इस तरह से एकता दिवस से मत जोड़िए। कोई बयान नहीं देता। इसका जवाब जो है धनंजय गिरी देंगे, इसका जवाब धनंजय गिरी देंगे। लेकिन ये जो मंगलसूत्र वाली बात थी, ये इसका नहीं था। वो प्रॉपर्टी एक्ट की बात कही गई थी, उससे इसको जोड़ा गया था। आता हूं तो सर मुस्लिम को ही क्यों कहना, आप ईसाई कह लेते हैं। नहीं, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि मंगलसूत्र जाएगा तो मुस्लिमों का जाएगा, मंगलसूत्र हिंदुओं का होता है वैसे ज्यादातर, आपको बता दें। तो इसलिए आप ही हमारे ख्याल से कंफ्यूज्ड हैं या लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। निखिल जी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर एकता की बात करती है और एकता में विश्वास करती है तो 80-20 की बात आप क्यों करते हो भाई? ठीक है, हम इसका जवाब ले लेते धनंजय गिरी जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धनंजय गिरी। कटोगे तो बटोगे तो क्या कर, ठीक है। इस पर इसको भी कैसे वही तो बात कही जा रही है कि अगर वो कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे तो दिक्कत कहां है? कटोगे तो बटोगे, आप ही उसको 80-20 लेकर आ रहे हैं, किसी और ने 80-20 नहीं कहा, ये आपके स्वयं के भाव हैं 80-20 के। धनंजय गिरी योगी जी के बयान में मैं दिखा देता हूं वीडियो आपको। निखिल जी सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और सबने सबका स्टेटमेंट देखा है और अपने अपने समय पे बोलकर हम लोग सभ्यता रखें। दूसरी बात निखिल जी, सबसे पहले देश की जनता को, चैनल के पैनल के सभी लोगों को दीपावली की बधाई और राष्ट्रीय एकात्मता दिवस की भी बधाई। आज सरदार पटेल राष्ट्रवाद के उत्कट अभिव्यक्ति हैं, भारत के राष्ट्रवाद की शिखर अभिव्यक्ति सरदार पटेल हैं। लगातार 2 वर्षों तक सरदार पटेल की 150वीं जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 2 वर्षों तक चलने वाला यह अभियान सारे मूल्य स्थापित करेगा जिन्हें मुगलों, खिलजी और चंगेजों ने खत्म किया था। वन नेशन वन पीपुल की बात गंभीरता से होगी लगातार। अब देखिए सरदार पटेल से हमारा क्या है, यह एकता दिवस एकात्मता दिवस का नया आख्यान है। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे धनंजय जी, हम धनंजय जी आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे एक स्पीच दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई है, आज उनका क्या स्पीच रहा, क्या उन्होंने कैसे संबोधित किया, आइए आपको दिखाते हैं। भारत माता की, देश के बॉर्डर पर, सरक्रीक के पास, कच्छ की धरती पर देश की सेनाओं के साथ, सीमा सुरक्षा बल के साथ आपके बीच दीपावली, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है।
और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। साथियों, मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं हिमालय की बर्फ और ग्लेशियर का शून्य से नीचा तापमान, कहीं नसों को जमाने वाली ठंडी रातें, कहीं गर्मियों में तपता हुआ रण का रेगिस्तान, आग बरसता हुआ सूरज, कहीं धूल भरी रेतीली आंधियां, कहीं दल दल की चुनौतियां और कहीं उफान लेता हुआ समंदर। ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। दुश्मन भी आपको देखकर सोचता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं हुआ, उसे भला कौन हरा पाएगा। आपकी यह अटल इच्छा शक्ति, आपका यह अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। यह है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। साथियों, आज जब मैं कच्छ में खड़ा हूं तो यहां हमारी नेवी का जिक्र भी उतना ही स्वाभाविक हो जाता है।
ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। साथियों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। साथियों, 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वडोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान
हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश की सेनाओं को, मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई दूंगा कि उन्होंने 5000 से अधिक सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाई है जो वो अब विदेश से नहीं खरीदेंगे। इससे सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति भी मिली है। साथियों, आज जब न्यू एज वॉरफेयर की बात होती है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसका एक अहम टूल बन गई है। हम देख रहे हैं युद्ध में शामिल देश आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है, ड्रोन से खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। किसी व्यक्ति या जगह की पहचान करने में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। ड्रोन सामान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी हो रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए भी चुनौती बनकर के उभर रहा है। ऐसे में भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी सेनाओं को, अपने सुरक्षा बलों को सशक्त कर रहा है। सरकार आज 3 सेनाओं के उपयोग में आने वाले प्रीडेटर ड्रोन खरीद रही है। ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़ी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और मुझे खुशी है कि कई भारतीय कंपनियां पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन बनाने में भी लगी हैं। ढेर सारे स्टार्टअप मैदान में आए हैं। साथियों, आज युद्ध की प्रकृति बदल रही है। आज सुरक्षा के विषय भी नए नए पनपते जा रहे हैं। भविष्य की चुनौतियां और जटिल होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को, हमारे सुरक्षा बलों की क्षमताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और खास करके हमारी तीनों सेनाओं के लिए उनका प्रदर्शन इस जोड़ने के प्रयास के कारण उनका सामर्थ्य कई गुना बेहतर हो जाएगा। और मैं कभी कभी कहता हूं कि एक आर्मी, एक एयरफोर्स और एक नेवी हमें एक नजर आते हैं, लेकिन उनका जब संयुक्त अभ्यास होता है तो एक नहीं 111 नजर आते हैं। सेनाओं के आधुनिकीकरण की इसी सोच के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की गई। इसने देश की सेनाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की दिशा में बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है जिससे
सेना के तीनों अंगों के बीच और बेहतर तालमेल होगा। साथियों, हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की शुरुआत उसकी सीमाओं से होती है, इसलिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। बीआरओ ने 80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें बनाई गई है। पिछले 10 वर्षों में बीआरओ ने 400 के आसपास बड़े पुल बनाए हैं। आप जानते हैं, देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए हमारी सेनाओं के लिए टनल कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में अटल और सेला जैसी सामरिक महत्व की अनेकों बड़ी सुरंगों का निर्माण पूरा किया है। बीआरओ देश के अलग अलग हिस्सों में टनल बनाने के काम को तेज गति से पूरा कर रहा है। साथियों, हमने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव मानने की सोच भी बदली है। आज हम उन्हें देश का प्रथम गांव कहते हैं। आखिरी गांव नहीं, वो प्रथम गांव है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के प्रथम गांवों का विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज यानी सीमा पर बसे ऐसे वाइब्रेंट गांव जहां वाइब्रेंट भारत के प्रथम दर्शन हो। हमारा देश का तो ये विशेष सौभाग्य है कि हमारे ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों को प्रकृति ने विशेष आशीर्वाद दिया है। वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमें उसे तराशना है, निखारना है। इसके जरिए इन गांवों में बसे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेज अभियान के जरिए हम ये होता देख रहे हैं। आप ही के हैं आसपास के जो दूर दराज के आखिरी गांव कहे जाते थे, जो आज पहले गांव है, वहां सीवीड का काम आपकी नजरों के सामने तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बड़ा आर्थिक नया एक क्षेत्र खुल रहा है। यहां मैंग्रोव के पीछे एक बड़ी ताकत हम लगा रहे हैं। वो देश के पर्यावरण के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन ये मैंग्रोव के जो जंगल तैयार होंगे वो यहाँ के टूरिस्टों के लिए, और जैसे धोरडों में रणोत्सव ने पूरे देश और दुनिया को आकर्षित किया है, देखते ही देखते ये इलाका टूरिस्टों का स्वर्ग बनने वाला है, आपकी आंखों के सामने बनने वाला है। साथियों, इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के मंत्री भी सीमावर्ती वाइब्रेंट विलेज में जा रहे हैं। आज वो वाइब्रेंट विलेज में रुकते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में देश के लोगों में भी इन गांवों को लेकर आकर्षण बढ़ रहा है, उत्सुकता बढ़ रही है। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक और पहलू जुड़ा हुआ है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये है बॉर्डर टूरिज्म, और इसमें हमारे कच्छ के पास अपार संभावनाएं हैं। इतनी समृद्ध विरासत, आकर्षण और आस्था के इतने अद्भुत केंद्र और प्रकृति की अद्भुत देन। गुजरात में कच्छ और खंभात की खाड़ी के मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के समुद्री तटों पर
समुद्री जीवों और वनस्पतियों का पूरा इकोसिस्टम है। सरकार ने भी मैंग्रोव के जंगलों के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष लॉन्च की गई मिस्टी योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है। साथियों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारा धोलावीरा ये भी शामिल है, और वो तो हमारे देश के हजारों साल के सामर्थ्य की पहचान है। धोलावीरा में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व वो शहर कितने व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था। यही गुजरात के समुद्र से थोड़ी दूरी पर लोथल जैसे व्यापारिक केंद्रों ने भी एक समय में भारत की समृद्धि के अध्याय लिखे। लखपत में गुरु नानक देव जी की चरण रज है। कच्छ का कोटेश्वर महादेव मंदिर हो, माता आशापुरा का मंदिर हो, काला डूंगर पहाड़ी पर भगवान दत्तात्रेय का साक्षात दर्शन होता हो, या फिर कच्छ का रण उत्सव या सर क्रीक को देखने का उत्साह। कच्छ के एक जिले में ही पर्यटन का इतना पोटेंशियल है कि टूरिस्ट को पूरा हफ्ता भी कम पड़ जाए। उत्तर गुजरात की सीमा पर नड़ाबेट में हमने देखा है कि कैसे बॉर्डर टूरिज्म लोगों में छाया हुआ है। हमें ऐसी ही हर संभावना को साकार करना है। जब ऐसे स्थानों पर देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक आते हैं, वो भारत के वो दो हिस्से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। वो पर्यटक अपने साथ राष्ट्रीय एकता का प्रवाह लेकर आता है और राष्ट्रीय एकता की ऊर्जा लेकर जाता है, और यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत कर देता है, अपने क्षेत्र में जाकर के भी कर देता है। यही भावना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करती है। इसलिए कच्छ और दूसरे सीमावर्ती इलाकों को हमें विकास के नए मुकाम तक लेकर जाना है। जब हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकसित होंगे, वहां सुविधाएं होंगी, तो इससे यहां तैनात हमारे जवानों का लाइफ एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। साथियों, हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है, जिसे हम मां भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित है। सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप सब इस स्वप्न के रक्षक हैं। आज हर देशवासी अपना 100% देकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि उसे आप पर भरोसा है। मुझे विश्वास है आपका ये शौर्य इसी तरह भारत के विकास को बल देता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे
वंदे वंदे वंदे। तो जवानों को जोश से भर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में